Hello everyone, welcome back to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So आज के इस शॉर्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी यू नो मई एंड होने वाला है, यू हैव 1 मंथ लेफ्ट, जून दैन फ्यू डेज ऑफ जुलाई. तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है नोटिफिकेशन आउट हुए, काफ़ी टाइम हो चुका है आपको तैयारी करते हुए, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर केवल फेस 1 की बात की जाए तो लगभग आपका आधा 50% ऑफ द रिवीजन, 50% ऑफ द प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होगी. एंड मीनवाइल आपने मॉक टेस्ट देने भी शुरू कर दिए होंगे. एंड अगर अभी इस टाइम को देखते हुए अगर आपका इतना सिलेबस कवर नहीं हुआ है, देन आपको आने वाले दिनों में थोड़े से और आवर्स आपको इनपुट देने होंगे, सो दैट आपका वेल बिफोर टाइम आपका सिलेबस कवर हो जाए, स्पेशली फॉर फेज 1, एंड आप अच्छे खासे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी दे सकें. राइट, सो अज्यूमिंग दिस कि आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देखेंगे. जैसे कि आप लोग पूछते हैं कई बार वाईटी में, पेड क्लास में आप लोग पूछते हैं कि सर किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, कि क्या मैं 30+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं, क्या मैं 40+ स्कोर कर सकता हूं. देखिए, अटेम्प्ट करना, स्कोर करना, दोनों में डिफरेंस है. बिकॉज जब कभी भी कोई भी एक स्टूडेंट कितनी भी उसने तैयारी कर रखी हो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हम हमारी तरफ से वो 100% एक्यूरेसी लेके ही चलते हैं. हम कभी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे गैस करके नहीं लगाते, अनलेस सम क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स वगैरह इस सेक्शन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो वहाँ आप थोड़े बहुत कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड गैसेस आप ले लेते हैं. बट अदरवाइज इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्वांट में ऐसा नहीं होता. तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आप 100% एक्यूरेसी के साथ ही सॉल्व करते हो. बट होता ये कि कुछ गलतियां हो जाती हैं. तो क्वेश्चंस 30 अटेम्प्ट करना और 30 मार्क्स एग्जाम में लेके आना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो उसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या हमारी एक आइडियल अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है. टाइम सबके पास उतना ही है, 45 मिनट्स. आप कोई स्टूडेंट हो सकता है 40+ अटेम्प्ट करके, अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, कोई हो सकता है 25-30 तक ही पहुंच पाए. तो जब आपने अटेम्प्ट ही कम किए तो बाय डिफॉल्ट मान के चलिए कि आपके जो चांसेस हैं कि आपके जितने मार्क्स आएंगे वो भी कम ही होंगे. अटेम्प्ट ही कम है तो मार्क्स आने के चांसेस भी कम ही है. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एक बार सेशन को आप लोग जल्दी से शेयर ज़रूर कर देना, जहाँ पर भी आप कर सकते हैं. जितने भी आपके स्टडी चैनल्स हैं, टेलीग्राम्स हैं, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए. ठीक है, चलिए. तो अगर बात की जाए रीजनिंग सेक्शन की, तो आपको टोटल क्वेश्चंस आपको पता है 60 क्वेश्चंस है, जो आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने. ये सेशन अभी लेके आने का रीज़न ये है कि लगभग हाफ ऑफ द टाइम इन आर एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ. लगभग आधा टाइम और बचा है, तो अभी तक आपकी तैयारी लगभग आप मान सकते हैं 50 to 60% हो चुकी होगी. मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होंगे. तो मॉक टेस्ट एक ज़रूरी चीज़ इसलिए भी हो जाता है बिकॉज जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट देते वक्त, जो भी हम हमारी अप्रोच बनाएंगे उसको हम आगे 1 महीने तक जब हम भी तैयारी कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, तभी जाके हम उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे एक्चुअल एग्जामिनेशन में. तो इस टाइम पे ये समझना ज़रूरी है. जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता है आपके सामने टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है आपके पास टोटल 45 मिनट्स होंगे, तो उसको बेस्ट वे में किस तरीके से इन 45 मिनट को यूज़ करके आप 60 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी, सो दैट आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करें एंड उसी को फॉलो करते करते एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी आप जाए. अब देखिए, वैसे तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि भाई हो सकता है किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट या फिर उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है सिटिंग अरेंजमेंट पजल की, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है कि जब भी वो मॉक टेस्ट दे रहा है सबसे पहले वो नेक्स्ट करके सिटिंग अरेंजमेंट पजल ही ढूंढ रहा है, उसी को अटेम्प्ट कर रहा है, और 4-5 जो सेट आ रहे हैं, सारे नहीं बट 3-4 वो कर भी ले रहा है. तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं, अगर आपने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, सेम अदर टॉपिक के साथ भी हो सकता है, तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट पजल भी अच्छे खासे प्रैक्टिस है, आपके जो मेंस के टॉपिक्स हैं जो बैंक एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे कि आपका LSM कोडिंग हो गई, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो फिर आप डेफिनेटली एक ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं. मैं हमेशा प्रायोरिटी 1 हमारे जो क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं इसको देता हूँ. हर चीज समझते हुए चलेंगे. इसके पीछे कारण क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं क्यों सॉल्व करता हूं. पहली चीज तो ये कि इस पे अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस आसानी से एग्जामिनर पूछ लेता है. अब आपको पता है क्रिटिकल रीजनिंग वाले, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ आपको सोचना नहीं है ज्यादा कि ये फॉर्मूला लगाएं वो फॉर्मूला लगाएं. सिंपल थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं, अजम्पशन
स्टेटमेंट हो गए, कंक्लूजन वाले हो गए, कॉज एंड इफेक्ट हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गए। तो आपको सिंपली यहाँ पे बस एक बार रीडिंग लेनी है, जो स्टेटमेंट गिवन है, जो टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और हार्डली इन नेक्स्ट 10 to 20 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो अगर आप सारे अटेम्प्ट नहीं भी कर पा रहे तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर ही दोगे। ठीक है, अगर आपने अच्छी खासी मतलब बहुत तगड़ी प्रैक्टिस नहीं, बट हाँ अगर आपने एक डिसेंट लेवल ऑफ प्रैक्टिस की है तो आप 5 कर ही दोगे। और आपकी अगर बहुत ही अच्छे लेवल की प्रैक्टिस है तो मैं कह रहा हूँ आप पूरे भी इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हम केवल जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं अटेम्प्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे भी, सेम अटेम्प्ट हो तो सेम नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन उसको बात नहीं करते, हम केवल अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। तो पहले जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था हमेशा इन्हीं को ढूंढ के सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करता था। अब ये जो 7-8 क्वेश्चन है इसमें से अगर आपने मिनिमम 5 भी कर लिए तो कितने मिनट में कर लोगे? मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में, ये आपकी 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे। तो जब आप 3 मिनट देके 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे कि मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करता है। आपको दिखेगा कि यार अभी तो लगभग 42 मिनट्स और बचे, 5 नंबर तो मेरे यहीं पे आ गए, और आगे छोटे छोटे क्वेश्चंस को पिक करते हैं। तो ये रीजन है कि मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता था। आप अगले 1 महीने के लिए जितने भी मॉक टेस्ट दें इस चीज को फॉलो करना, आपको अपने स्कोर में डिफरेंस साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग के बाद मैं फिर डेटा सफिशियंसी को पकड़ता था। डेटा सफिशियंसी, इसके भी आपको लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस मिनिमम मिल जाएंगे। इसमें तो मैं कह रहा हूं कि पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पूरे ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं। अब इसको पिक करने के पीछे क्या रीजन है? डेटा सफिशिएंसी आपको पता है कि कोई ये नया टॉपिक नहीं है। ये किस पे बेस्ड होता है? ये आपके जो जितने भी टॉपिक्स हैं, आपका कोई भी सेटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, आपका सिलॉग्स और डायरेक्शन साइंस और इनइक्वालिटी हो, उस पर डेटा सफिशिएंसी, इसमें आपको कुछ सॉल्व अलग से टॉपिक सॉल्व नहीं करना। आपको बस देखना होता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 स्टेटमेंट वाले भी हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट वाले भी, किन की हेल्प से उसका आंसर आ सकता है। केवल 1 से आ रहा है, केवल 2 से आ रहा है, 1 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, दोनों को मिला के आ रहा है, दोनों को मिला के भी नहीं आ रहा है, यही 5 ऑप्शंस बनते हैं 2 स्टेटमेंट में। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 वाला सबसे कम टाइम टेकिंग है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा, ये आपको जो टॉपिक है टाइम टेकिंग रहेगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको ज्यादा सॉल्व करनी होती है। डुएबल होते हैं, लेंदी होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते, लेंदी होते हैं। अगला टारगेट फिर मैं इन क्वेश्चंस को करता हूँ यहाँ पे। तीसरा नंबर इसके बाद जो मैं आपको सॉल्व करता हूं दैट इज मशीन इनपुट आउटपुट, या फिर मतलब अगर कई बार दोनों दे देते हैं, कई बार ये दे देता है, या फिर वो एलएसएन कोडिंग डिकोडिंग, दोनों दे दिया तो दोनों। अदर देखिए अगर एक ही सेट आया तो 5 क्वेश्चन, अगर दोनों आ गए तो 5 क्वेश्चन, इसमें से आप मान के चलिए सारे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको टारगेट करने के पीछे क्या रीजन है? देखिए मशीन इनपुट आउटपुट की बात करें या एलएसएन कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, यहाँ पे आपको लॉजिक्स फाइंड करने होते हैं। जितने लोगों ने आपने अभी तैयारी शुरू करी दी है, 1 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, वाईटी में आप लोग आ रहे हैं, पेड क्लास में भी आप लोग हैं, मैराथन सेशन में भी आप लोग हैं, तो आपने देखा होगा मशीन इनपुट आउटपुट में बेसिकली आपको लॉजिक फाइंड करना होता है, किस तरीके से चीजें मूव हो रही हैं, कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, आपस में शफल हो रहे हैं, कोई नया एलिमेंट आ रहा है, पुराना एलिमेंट जा रहा है, इन लॉजिक्स को आपको कैच करना होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ मशीन इनपुट आउटपुट में, तो मुझे 3 से 4 मिनट तो केवल लॉजिक में, अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो 3 मिनट तक लग सकते हैं लॉजिक फाइंड करने में। अगले 3 मिनट में मैं जो मुझे सॉल्व करना होगा उसको सॉल्व कर लेता हूं। तो ये विद इन 6 मिनट्स या 6 to 7 मिनट्स में आसानी से 5 क्वेश्चन या तो इससे या फिर अगर दोनों दे दिए तो दोनों से डबल कर लेंगे तो 10 मिनट में हो जाएंगे, दोनों अगर आ गए तो तीसरा टारगेट मेरा हमेशा ये क्वेश्चंस रहते हैं। बिकॉज ऑल्दो मेरे यहाँ पे 2-3 मिनट में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लॉजिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, हो सकता है एग्जामिनर ने कुछ ज्यादा ही उसको डिफिकल्ट कर दिया, तो भी ठीक है, 2 से 3 मिनट ही मेरे वेस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा इसको अगर मैं पजल से कंपेयर करूं, पजल में क्या होता है कि आप शुरू में करते जा रहे हो 4-5 मिनट हो गए, उसके बाद आपको रियलाइज हो रहा है, तो वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे लॉजिक अगर निकलना है तो 2 से 3 मिनट में आप सोच लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर इनकेस थोड़ा डिफिकल्ट है तो स्किप कर देना, 2 से 3 मिनट ही तो गए, बट एटलीस्ट आपने सॉल्व करने का ट्राई तो किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, या फिर एलएसएन कोडिंग डिकोडिंग, या फिर अगर दोनों गिवन है तो दोनों सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रायोरिटी देता हूं कोडेड क्वेश्चंस को। कोडेड क्वेश्चंस ये किस पे हो सकते हैं? ये ब्लड रिलेशन पे हो जाएंगे, ये इनइक्वालिटी पे हो जाएंगे, ये सिलॉक्स पे हो जाएंगे, ये आपके डायरेक्शन पे हो जाएंगे, 1-1, 2-2 सब में से भी आ सकते हैं। तो लगभग इन सबको अगर मैं कंबाइन कर लूं, सो अप टू 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे।
लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आपके कोडेड फॉर्म से, इनफैक्ट हाँ लगभग इतने आप मान के चलिए आ जाएंगे आसानी से। उसके बाद आपके सिंगल लाइनर्स तो खैर बहुत कम आएंगे, सिंगल लाइनर्स ले लो या फिर मेजरली पैराग्राफ बेस्ड। पैराग्राफ बेस्ड, अब ये जो पैराग्राफ बेस्ड होते हैं ना, ये भी आपके ब्लड रिलेशन पे बेस्ड हो सकते हैं, ये आपके डायरेक्शन पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब अगर मैं आपको एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो इनिशियल ये सब करने में आप अप टू 25 मिनट्स तक डिवोट कर सकते हो, और 45 में से जो बचे हुए 20 मिनट है वो आप इधर दीजिए। ये एक आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप अभी प्रैक्टिस करते हुए मॉक टेस्ट में फॉलो कर सकते हैं, इस पर मास्टरी कर सकते हैं। देखिए जो भी चीज़ हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली उसमें हमारा और हाथ साफ होता जाता है और हम कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और हमारे वो प्रैक्टिस में आता जाता है। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल को छोड़ के यहाँ से आपके 25 से 30 क्वेश्चन फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे, मतलब 5 से 6 सेट आप मान सकते हैं। तो ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप मॉक टेस्ट दें एक बार फॉलो करना। एक महीने से भी ज़्यादा दिन है, लगभग आप मान लीजिए 40-45 डेज, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि मुझे पहले इन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, इतना टाइम देना है, इतने क्वेश्चंस मिनिमम उसमें से भी कर लेना है, इस ऑर्डर में मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद टोटल जो कम्युलेटिव टाइम है उसका भी मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि ये सब मुझे टॉपिक्स लगभग 25 मिनट में सॉल्व कर लेने, 20 मिनट में पजल से सिटिंग अरेंजमेंट को दूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करके देखना, डेफिनेटली आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा। और मॉक टेस्ट देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अगर आप केवल ब्लाइंडली हड़बड़ी में मॉक टेस्ट हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको आप एनालाइज नहीं कर रहे कि उसमें क्या चीज़ की कमी है, कौन से क्वेश्चंस आते हुए भी आपने गलत किए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपने टच ही नहीं करे, छोड़ दिए क्योंकि वो डिफिकल्ट थे, समझ नहीं आ रहे थे, उनको अलग से टाइम निकाल के सॉल्व करो। ये सब चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपका जो स्कोर में इंप्रूवमेंट है वो आपको नहीं दिखेगा। केवल मॉक टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशंस देखना, अपने वीक पॉइंट्स पहचानना वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा एंड मिलते हैं फिर अगली क्लास में ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ जो आपको फर्दर हेल्प करे अपनी प्रिपरेशन में एंड इन आवर रेगुलर क्लासेस। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।